नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देखें। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। बीते कुछ वर्षों से बंद चल रही कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष 30 जून से शुरू कर दी जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख पास से प्रतिवर्ष संचालित होने वाली ये यात्रा कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 से संचालित नहीं हो रही थी। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से यात्रा का फिर से संचालन शुरू हो रहा है। बता दें कि इस यात्रा में 50-50 व्यक्तियों को कुल 5 दल होंगे। यात्रा का प्रथम दल 10 जुलाई को लिपुलेख पास होते हुए चीन में प्रवेश करेगा, जबकि अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा। हर दल दिल्ली से चलकर टनकपुर व धारचूला में एक रात व्यतीत करेगा। यात्रा कैलाश की, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारियां हैं और ये जो है लगभग 30 जून से शुरू हो जाएगी। इसमें जो है यात्री लोग जाएंगे, 50-50 के जो है 5 दल जाएंगे। 250 यात्रियों का जो है पूरा टोली जाएगी और उसके बाद ये यात्रा 22 दिन की होगी, तो 50 यात्री एक साथ जा सकेंगे। गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन अग्नि के मामले भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार वन अग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने खास तैयारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप अग्नि की घटनाएं बहुत कम हुई। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि पिछले 1 महीने की बात करें तो स्थिति नियंत्रण में है। इस बार अभी तक कुल 70 घटनाएं वन अग्नि की हुई हैं, जिसमें 62 हेक्टेयर के लगभग क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। यदि पिछले सालों की तुलना में 1/4 घटनाएं हुई हैं, इस बार स्थिति नियंत्रण में, जिसका मुख्य रूप से 2 कारण रहे जो कि घटनाएं कम हुई। एक तो जो हमने तैयारी की थी, जिसमें वृहद स्तर पर हमने जागरूकता अभियान चलाए थे, और इस बार एक ऐप से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 8,700 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ ब्लॉक स्तर के लोग और सरपंच मंगल दल की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। लोग अवगत ही हैं कि वनाग्नि सत्र प्रारंभ हो रखा है 15 फरवरी से, और अभी पिछले 1 महीने की अगर हम स्थिति देखते हैं तो स्थिति नियंत्रण में है। पिछले सालों के सापेक्ष हम लोगों ने जब कंपैरिजन किया कि हमारे आज तक कितने फायर इंसिडेंसेस हैं, कितना एरिया हमारा जो है इफेक्ट हुआ है वनाग्नि से, तो उसमें हम पाते हैं कि इस बार अभी तक हमारे जो है टोटल 70 वनाग्नि घटनाएँ हुई हैं, जिसमें क्षेत्रफल जो है लगभग 62 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। और ये सभी घटनाएं जो हैं वो सरफेस फायर के रूप में रही हैं। और अगर हम पिछले 2 सालों का तुलनात्मक विवरण देखते हैं इसी पीरियड का, तो वो हम पाते हैं कि पिछले साल से लगभग 1/6 पिछले साल के मुकाबले 1/6 है। और उससे पिछले 2023 की अगर हम बात करते हैं तो उसके मुकाबले जो है 1/4 है, मतलब 1/4 है। तो इस बार हमारी स्थिति जो है नियंत्रण में है। उसका कारण 2 कारण मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले तो इस बार हम लोगों ने जो उसकी तैयारियां की थी वनाग्नि सत्र से पहले, वृहद स्तर पे हम लोगों ने प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाए थे सभी संवेदनशील ग्रामों में, जहां पे वन पंचायत सरपंचों को लेके, ग्राम प्रधानों को लेके, बीडीसी मेंबर्स को लेके सबको जागरूक किया गया। और उसके साथ साथ जो है कुछ हमारे इंटरवेंशंस और हुए हैं, जैसे कि इस बार हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो है जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग हो रही है। इस समय हमारे जो है ऐप से लगभग 8,700 लोग जो है सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जिसमें हमारे विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ वॉलंटियर्स के रूप में वन पंचायत सरपंच भी हैं, महिला मंगल दल के अध्यक्ष भी हैं। तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि जैसे ही हमें तुरंत कोई भी अलर्ट सेटेलाइट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, वो फटाफट जो है उसको डिसेमिनेट हो जा रहा है वो फील्ड फॉर्मेशंस को और वहाँ क्षेत्र में, जिससे कि उसको अटेंड करने की, उसकी मिटिगेट करने की कार्रवाई। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं गढ़वाल मंडल में अधिक हुई हैं। अब तक जंगल में आग लगने की 70 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 40 घटनाएं गढ़वाल मंडल में दर्ज की गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष बड़े बड़े दावे वनाग्नि को लेकर करती है, लेकिन हर वर्ष उत्तराखंड की वन संपदा को बेहद अधिक नुकसान पहुंचता है। फायर वॉचर की तैनाती भी सरकार ने जंगलों में तैनात करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फायर वॉचर भी आग बुझाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, वनाग्नि में कई चीज़ ऐसी जिसमें बीजेपी के भी कई विधायकों ने कहा, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
उस समय की ज़रूरतों को समझते हुए 78-79 में इसको लागू किया गया। और आज की आवश्यकताएं डिफर हैं। आज लोग गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जंगलों में नहीं जा रहे, लेकिन जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए। और पुरानी सरकारों ने फायर वॉचर्स रखे थे, वो टेम्परेरी एक पोस्ट होती थी जिसको 3 महीने या 4 महीने के लिए निवासी जो आसपास के निवासी हैं उनको फायर वॉचर के रूप में जाता था, उनको एक कुछ फंड पैसा भी मिल जाता था और वो जंगलों को बचाते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जंगलों के जलने का, जो लोगों का एक जुड़ाव था जंगलात से, वहाँ से लकड़ी उनको मिलती थी, जलावन की लकड़ी मिलती थी, उनको घर बनाने के लिए सहतीर मिला दिए जाते थे, अलॉट होते थे, वो उसमें बहुत भारी कमी आई है। तो आदमी को जिस चीज़ से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही तो उसकी ओर उसका रुझान कम होता है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा, पॉपुलर और यूकलिप्टस की तर्ज पर चीड़ इत्यादि जो ऐसे वृक्ष हैं जो स्वयं हो रहे हैं और जिनके निडल्स से आग लगती है, सब सर्वाधिक आग लगती है, इनको कॉमर्शियल ट्री घोषित किया जाना चाहिए, जो अपने बंजर खेतों में कम से कम कुछ लगाए तो उसको काट के बेच सके। उससे लोगों को मकान इत्यादि बनाने में सस्ती लकड़ियाँ भी प्राप्त होंगी, राजस्व भी प्राप्त होगा और लोगों का रोजगार भी बनेगा। लेकिन इसमें सरकारों के पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। और फायर वॉचर्स की जो जॉब्स बंद की हैं, निश्चित ही एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने चारधाम यात्रा जुड़े ट्रैवल कारोबारियों की समस्याओं को सुना। ट्रैवल कारोबारियों ने आरटीओ को बताया कि हरिद्वार में कई अनधिकृत ट्रैवल एजेंट सक्रिय हो गए हैं। बाहर के लोग गाड़ियां लेकर हरिद्वार आते हैं और चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों को भ्रमित करते हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी होती बल्कि सरकार की छवि भी खराब होती है। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने में आ रही परेशानियों से भी अवगत करवाया। के निर्देश हैं जो बाहर से लंबी दूरी के ड्राइवर जो आते हैं वो एक ही स्ट्रेच में पूरा यात्रा ना कवर करें। तो इसलिए हमने जो नारसन चेक पोस्ट पे हमारे जो ग्रीन कार्ड बनेंगे उसमें ड्राइवर्स के रेस्ट के लिए भी हम, ताकि उनको सूक्ष्म एक छोटा सा ब्रेक मिल सके, इसके लिए हम 2 रूम तैयार करवा रहे हैं। ऐसे ही हमारे हरिद्वार ऑफिस में भी हम यहाँ पर कैनोपीज लगवाएंगे जहाँ ड्राइवर थोड़ा रेस्ट ले सकें। साथ ही सभी ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप होगा। ऋषिकेश में लास्ट टाइम हुआ था कि सरकारी जो हमारी मशीनरी है वहाँ से चेक हुआ था, लेकिन इस बारे में एक एनजीओ को भी इसमें एनरोल कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ चेकअप हो। और साथ ही एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करेंगे ड्राइवर का कि वो ड्राइवर की मनोस्थिति ठीक है गाड़ी चलाने के लिए। तो इसमें हमारा सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। पूरा यह चारधाम यात्रा आने वाली है। जो चारधाम यात्रा आ रही है उसमें सबसे मेन मुद्दा है बाहर की गाड़ियों का। जो बाहर की गाड़ियां यहाँ पे प्राइवेट हो, टैक्सी हो, वो गाड़ियों का जो संचालन करते हैं यहाँ पे, वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गाड़ियां बाहर से आती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो। अब हमने आरटीओ साहब से ये पूरे यूनियन वाले हम सब लोग इकट्ठे होकर हरिद्वार से के आए हैं यहाँ पे, और आरटीओ साहब से हमने अपनी बात रखी है, जो देहरादून से आरटीओ साहब आए हैं, कि भैया यहाँ पे हरिद्वार में बाहर की गाड़ियों का संचालन पूर्णतः बंद किया जाए, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। और जब हम विरोध करेंगे तो आपके विपक्ष में आएंगे। इसलिए आपको इसका विरोध हो, इसको जो संचालन को बंद करना होगा, और जो संचालन करता है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे मेन मुद्दा ये रहा। तो आपने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा, पहले तो वैसी चेकिंग करेंगे जो अवैध रूप से जो है अपना वो चला रहे हैं ट्रेवल्स एजेंसी, और दूसरे नंबर पर जो है हम जो है इसको 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देंगे इसमें पूरी कार्रवाई, और इनको बाहर की गाड़ियों को संचालन बंद करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। शर्मा है, हरिद्वार टैक्सी स्टैंड से। आज ARTO कार्यालय में आरटीओ महोदय देहरादून के द्वारा एक मीटिंग का प्रस्ताव था। जो मीटिंग हुई, सभी टैक्सी यूनियन है, बस यूनियन है, सारे यहाँ सम्मिलित हुए, अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा। और प्रमुख मुद्दा है आने वाली चारधाम यात्रा 2025 में जो यात्रा संचालन होनी है, इन कई बिंदुओं पर बात हुई है। इसमें अहम मुद्दा है बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं, अन्य प्रदेशों की जो गाड़ियाँ हरिद्वार से संचालन होती है, सभी ने मिल करके एकजुटता में उनका विरोध किया है। बाहर की गाड़ियाँ यदि हरिद्वार से सवारियाँ उठाएंगी तो सभी इनका विरोध करेंगे। और ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड बाहर की गाड़ी के लिए दिया गया है वो आरटीओ ऑफिस में ना बना करके बॉर्डर पे ही बने, जिससे कि जो प्रावधान बनाया गया है परिवहन विभाग के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये गाड़ियाँ
दोबारा से अपने ही स्टेट से सवारी लेकर के चारधाम यात्रा पर संचालन हो रही है। तीसरी स्थिति में ये स्थिति रही है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर हम लोगों को किसी तरह की कोई चारधाम यात्रा में परेशानी आती है, किसी भी ड्राइवर को आती है, मालिक को आती है, तो वो उसका ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा कि उसको उसी समय वहाँ पर उसका जो समस्या है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा और चारधाम यात्रा में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इन्हीं बातों को लेकर ये मीटिंग रही और सकारात्मक रही और ARTO और RTO महोदय के द्वारा सभी को जो सुझाव थे उसमें बिल्कुल सही तरीके से इस मीटिंग को रखा गया है और हमें उम्मीद भी है कि 2025 में सभी के सहयोग परिवहन विभाग भी करेगा और हम लोग भी, जितनी यूनियन है। दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है चारधाम यात्रा। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। वहीं इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा जहां को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस साल चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद चारधाम यात्रा के लचर व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। ना तो चारधाम यात्रा में पड़ाव की अच्छी व्यवस्था है, ना ही चिकित्सा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है, पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें हैं जहाँ होम स्टेज बने, वहाँ को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। सरकार इस बात पे पीठ ठोक रही है कि 60 लाख आ रहे, 70 लाख आ रहे, आप व्यवस्था कर रहे हैं। वो यहाँ की तारीफ करते हुए लौटे कि अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमको खुशी हुई। अगर आदमी निराश होकर, परेशान होकर ये कहे आपके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने कि साहब मैं तो 4 साल की मेहनत से कुछ पैसा बचा के आया था और 2 पड़ाव में ही मेरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हम 1 दिन के हिसाब से आए थे, हमको 4-4 दिन एक पड़ाव में रुकना पड़ रहा है, तो वो आदमी नाराज होके जाता है। तो वो अपने यहाँ जाके भी वही बातें करता है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाए। कम से कम 10 दिन आदमी को होना पड़ेगा, तब 4 धामों की यात्रा होगी। पानी की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, डोली की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको व्यापार भी मिले और उनकी आमदनी भी हो, क्योंकि चारधाम यात्रा मेरे लिए आस्था का विषय भी है और मेरे लिए मेरी अन्नपूर्णा माँ के रूप में पेट पालने का जरिया भी है। हमारे जो गांव इलाके के लोग हैं जो इस यात्रा के रूट में आते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी पूरे साल की इसी से चलती है। और जो देखने को पिछले 2-3-4 सालों से आ रहा है, यात्री दूसरे राज्य से सुबह चलता है 4 बजे 3 बजे, हमारे यहाँ के दिन में वो दर्शन करता है, शाम तक दर्शन करता है और रात को लौट के दूसरे दिन वापस अपने घर चले जा रहा है। तो उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? केवल गाड़ी का धुआं, प्रदूषण, गंदगी और भीड़, जाम। लोकल के आदमी को ऋषिकेश जाने में डर लगने लगा, घंटों के जाम लग रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसकी ओर को सरकार को ध्यान देना चाहिए और चीजें। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं विकासनगर के हरबटपुर अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर भी तहसील प्रशासन के द्वारा यात्रियों के रुकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि हरबटपुर से यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा की जाती है और यहाँ से 2 धाम की यात्रा होती है। यात्रा के सफल संचालन के लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसकी जानकारी तहसीलदार विवेक राजू के द्वारा दी गई। देखिए, चारधाम की यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। हरबटपुर बस स्टेशन पर तथा नया गांव एरिया पे टेंट वगैरह और बाकी की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जो है उनका कार्य जारी है और शीघ्र ही वो पूर्ण कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड में हाल ही में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और कई स्कूलों के छात्रों ने टॉप किया है। तो वहीं विकासनगर क्षेत्र के ग्राम बद्रीपुर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जिसमें 14 छात्रों ने 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो GIC बद्रीपुर में पढ़ने वाले सभी छात्र फेल हो गए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी उनके द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने NCERT की बुक्स के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कटा पत्थर स्थित स्कूल का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर भी रिजल्ट काफ़ी खराब है, जिसकी जांच उनके द्वारा की जा रही है। मेरा नाम ऋषभ डिमरी है। कौन से स्कूल से हो? मैं सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ विकासनगर से। क्या क्या मार्क्स है आपके? कितने परसेंट? मेरे 93.8% है। कौन सी क्लास है? क्लास 10th थी या 11th। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा आप? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को। आगे क्या बनना चाह रहे हो आप? आगे मेरे को लेफ्टिनेंट बनना है NDA एग्ज़ाम। इशिका कौन से स्कूल से पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर। कौन सी क्लास? 12th। कितने मार्क्स आए थे परसेंट? मेरे 80% आए थे और बिजनेस में 100 में से 100 आए। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहते हैं सबसे ज़्यादा? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय गुलजार सर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और अपने पेरेंट्स को और स्कूल कम्युनिटी को। आपका पेरेंट्स का सपोर्ट है आप पे? पूरा सब। आगे भी पढ़ने की आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कौन सी क्लास? क्लास 12। हाँ, आपका रिजल्ट कैसा आया? मेरी 85.2% आई है। और आप किसको श्रेय देना चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल सर को सारा इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। और आगे भी आपको पढ़ना है? जी। पेरेंट्स ने सपोर्ट है आपका पूरा? यस सर। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहती हूँ। का धन्यवाद है। आप बराबर विद्यालय के समाचारों को प्रमुखता देते हुए छापते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि अपने विद्यालय का 10th और 12th का रिजल्ट जो 19 तारीख को निकला है, उसमें बहुत अच्छा परिणाम भैया बहनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अपने जो उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट है, उसमें भी 12th क्लास के 2 स्टूडेंट्स आए हैं। एक के 17वीं रैंक है उत्तराखंड बोर्ड में और एक की 20वीं रैंक है। उसके अलावा 90 से भी प्लस में लगभग 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस में हैं। ऐसे 10th का भी 93.8% ऐसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और इसमें सारे अभिभावकों का और बच्चों का बड़ा योगदान है। आज आपसे बच्चे भी मिलने आए, वो बच्चे कौन से हैं सर? आज अभी एक दिव्यांशी हैं जो 12th क्लास में 86% आए हैं इनकी लगभग, और ये एक विद्यालय की आदर्श छात्रा हैं और स्कूल की आइडियल स्टूडेंट्स हैं। और इनको अभी कुछ दिन पहले स्कूल की तरफ से बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला। सर, सरस्वती स्कूल के कितने विद्यार्थी कितने परसेंट मार्क्स ला चुके हैं? हमारे यहाँ मोस्टली 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके 90+ मार्क्स आए हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों को क्या संदेश है आपका? मैं सभी बच्चों को यही विशेष करके कहना चाहता हूँ कि एक तो बच्चों को डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बात को हमेशा देखते रहना चाहिए कि उनका बच्चा अगर घर से स्कूल के लिए गया है तो वो स्कूल ही जा रहा है और उसकी संगति ठीक है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का वातावरण है उसमें थोड़ा इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर बच्चा ट्रैक सही चल रहा है तो उसके मार्क्स तो अच्छे आते ही आते हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उद्घाटन को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसे अवैध करार दिया है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है, जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिग्रहण कराया था। लेकिन इसी बीच कुछ भाजपा और कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया। उन्होंने कहा कि वे इस बाबत सिडकुल के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके थे और उन्हें हर स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा बिना पूजा पाठ के वहां JCB से शिलान्यास कर दिया, जबकि मेहनत तो उनकी है, इसका अधिकार भाजपा की सरकार को है। मुख्यमंत्री ने भूमि का अधिग्रहण कराया, इस तरह से शिलान्यास करना पूरी तरह से अवैध है। चैंपियन ने कहा कि जल्द ही वह सिडकुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री से कराएंगे,
जल्दी वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इसके लिए समय लेंगे ताकि पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ सिडकुल का शिलान्यास कराया जा सके। हमने साहब अब से 7 साल पहले सपना देखा था कि अति पिछड़े खादर क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे। जैसे मैंने सन 2007 में बिरला टायर उद्योग लगवाया था, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी से बहुत विनम्र आग्रह किया था 2006 में, और लगभग 10,000 युवाओं को नौकरियां यहाँ पे स्थानीय और बाहर वालों को मिली थी। हमारा चेष्टा ये थी कि कम से कम 70% व्यक्तियों को जो रोजगार मिले वो उत्तराखंड के निवासी हों। इसी बात को लेकर के खादर क्षेत्र का सिडकुल जो श्री कृष्णपुर अथवा खानपुर का सिडकुल है उसके लिए हम प्रयासरत रहे। 2019 में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लक्सर के कार्यक्रम में जब वो सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, मुख्यमंत्री घोषणा खानपुर के सिडकुल की करा ली थी। तदुपरांत हम प्रयास में लगे, लेकिन अवरोध उत्पन्न किए गए कि ये बड़े बड़े नेता हमारे ही प्रदेश के थे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के भी थे और विरोधी भी थे, कि खानपुर तो जल प्लावन प्रभावित क्षेत्र है, वहां तो बाढ़ आती है, वहां कैसे उद्योग चलेंगे। IIT रुड़की को जांच सौंप दी गई। कई बार हम गए, हमने जांच को उसमें ठीक करवाया। तब जाकर के जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना था तो आचार संहिता जारी होने से मात्र एक दिन पूर्व हम बहुत आभारी हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी के कि हमारे आग्रह पर शासनादेश 2022 7 जनवरी को जारी किया गया। उसके बाद भी हम चुनाव ना जीते हों कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। और 2022 में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा सिडकुल हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण के बाद भूमि की नौयत परिवर्तित की जाए। मैं पिछले वर्ष सिडकुल के MD श्री मीना और GM श्री राणा से जाकर के सिडकुल मुख्यालय में मिला और मैंने उनसे कहा कि भूमि का नौयत को परिवर्तित कर लिया गया है, इसके नक्शे बना। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।